नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य का अब तक का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। 64.66% वोटिंग हुई। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरे राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.57% वोटिंग हुई थी, जबकि 2020 में पहले चरण में 57.2% मतदान हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस ऐतिहासिक मतदान पर बिहार के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार ने देश को रास्ता दिखाया है। 1951 के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ। मतदाताओं ने पूरे उत्साह से लोकतंत्र में भरोसा जताया है। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही है। लोकतंत्र की जीत हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जब देश भर से रहस्यमयी मतदाता ट्रेन और फ्लाइट पकड़कर बिहार वोट डालने आते हैं तो वोट प्रतिशत बढ़ना तो लाजमी है। विपक्षी पार्टियों ने बुधवार को बीजेपी नेताओं पर 2 अलग अलग राज्यों में वोट डालने का आरोप लगाया और इसे वोट चोरी का सबूत बताया। आम आदमी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने दिल्ली और बिहार दोनों जगह वोट डाला। आपने कहा यह खुली चोरी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर राकेश सिन्हा की 2 पोस्ट के स्क्रीनशॉट साझा किए। इन पोस्टों में वो 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालते दिखाई दे रहे हैं और फिर गुरुवार को बिहार चुनाव में भी वोटिंग करते दिखे। भारद्वाज ने लिखा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो फिर बिहार में एक पत्ता कैसे दिखा सकते हैं। बीजेपी पकड़े जाने पर सुधरती नहीं है बल्कि चोरी खोलकर करती है। आपने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा और कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार ने भी दिल्ली और बिहार दोनों में वोट डाले हैं। बता दें, राहुल गांधी भी इसके सबूत दे चुके हैं कि कैसे यूपी के लोग हरियाणा में वोट डालने गए थे और इस बार बिहार में ये सबूत तुरंत पकड़े गए। डबल वोटिंग पर अपनी सफाई में राकेश सिन्हा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरा पुश्तैनी घर बेगूसराय में है। जमीन से उखड़ा आदमी मैं नहीं हूँ। वोट देने के लिए मैंने पैसे खर्च कर छुट्टी लेकर अपने गांव आया। संविधान के मूल्यों की बात कौन कर रहा है। आम आदमी पार्टी तो लोकतंत्र पर कलंक है। कलंकित लोग आरएसएस को नैतिकता नहीं सिखाएं। राजनीति इतनी हल्की हो सकती है, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। संविधान में आस्था रखने वालों पर सवाल करने वालों को 100 बार सोच लेना चाहिए। मेरा नाम दिल्ली के मतदाता सूची में था। बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेपुर करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूं? इसके जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आप अपना घर का पता कैसे बदल सकते हैं प्रोफेसर साहब। राजनीतिक सक्रियता के लिए वोट बदलवाना कहां अनिवार्य है नेताजी। मानहानि से डरा कर कब तक भाजपा लोगों को चुप करवाएगी। आपकी सरकार ने कई मुकदमे डाले हुए हैं, एक और सही। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वोट चोरी का सबूत आपके सामने है। भाजपा का एक कार्यकर्ता पहले 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। उसके बाद आज 6 नवंबर 2025 को वो बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। दिल्ली के द्वारका में फिर बिहार के सिवान में वोट डाला। एसआईआर के बाद ये गुंजाइश ही नहीं बची कि बिहार किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो और रह जाए। फिर ये कैसे हुआ? और ऐसे कितने भाजपा कार्यकर्ता हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आकर आज बिहार में वोट डाल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि वोट चोरी 2। भाजपा दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष संतोष ओझा ने पहले 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और फिर आज वो बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाला। सोचिए, पता नहीं कितने लोग इस तरह से अलग अलग जगह डालकर भाजपा को चोरी से जिता रहे हैं। देश को बचाना है तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके की आवाज उठानी पड़ेगी। एक तरफ डबल वोटिंग की बात सामने आई तो दूसरी तरफ जो एक वोट करने ही पहुंचे वो वोट डाल ही नहीं पाए। अधिकतर लोगों के वोट काट दिए गए जबकि उन्होंने अपना फॉर्म एसआईआर में भरा था। वो बीएलओ से झगड़ते हुए नजर भी आए। इसके अलावा कई लोगों ने शिकायत की कि उनका वोट पहले ही डाल दिया गया और कई महिलाओं ने शिकायत की कि उनका वोट वोटर लिस्ट में है लेकिन वोट नहीं डालने दिया जा रहा। एक बूथ लेवल के एक व्यक्ति ने बताया कि 400 लोग घूमकर चले गए, वोट नहीं डाल पाए। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा कई वोटर बोल रहे हैं। कुछ लोग कैमरे में कैद हुए, बाकी चले गए।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि एनडीए हरियाणा की तरह बिहार में भी विधानसभा चुनाव को चोरी करने की तैयारी में है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा में पूरा चुनाव चुरा लिया, उसी तरह वो बिहार में भी 65 लाख वोटों को नामावली से हटाकर ऐसा ही करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 2 निर्वाचन आयुक्तों एस सिंधु और विवेक जोशी का उल्लेख करते हुए दावा किया, ये चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी हैं जो देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये 3 लोग आपके अधिकार छीन रहे हैं, इनके नाम याद कर लीजिए, इनके पदों और आयोग के पीछे छिपने मत दीजिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा, जो लोग देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं उन्हें देश भूलेगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी को मैं चुनौती देती हूं कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। राहुल गांधी की लड़ाई आपके और सच्चाई के लिए है, वो वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो कभी महात्मा गांधी ने लड़ी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार के पूर्णिया में चुनावी सभा के दौरान फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने वोटर्स से अपील की कि बिहार में ऐसा दोबारा न होने दें। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां वोट चोरी करके जीतती है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भी बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट चुराए। राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी ने पिछले बिहार चुनाव में भी ऐसा ही किया था। राहुल के इस बयान को बीजेपी ने तुरंत मुद्दा बनाया और कहा कि उन्होंने वोटिंग से पहले ही हार मान ली। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद अब दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। शुक्रवार को एनडीए और महागठबंधन दोनों के दिग्गज नेता राज्य भर में कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बार प्रचार का फोकस सीमांचल, मगध, शाहबाद और चंपारण के इलाकों पर है। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। पीएम मोदी आज बिहार के औरंगाबाद और भभुआ में रैलियां करेंगे। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी भी राज्य में कई जगह रैलियां करने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को एनसीपी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े एक कथित लैंड डील में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी। समिति का नेतृत्व राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे करेंगे। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राजस्व विभाग ने संबंधित तहसीलदार सूर्यकांत एवाले को निलंबित कर दिया है। ये डील पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में 40 एकड़ महार वतन भूमि से जुड़ी है। ये वंशानुगत भूमि स्वामित्व से जुड़ा है, जहां अनुसूचित जाति के महार समुदाय को ग्राम प्रशासन के लिए श्रम प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता था और भूमि उन्हें दे दी जाती थी। ऐसी जमीन राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बेची नहीं जा सकती है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जमीन की कुल कीमत 1800 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसे पवार की कंपनी को मात्र 300 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जिसमें स्टाम्प शुल्क में छूट भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो अगले साल भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने कहा कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वो मेरे दोस्त हैं, हम बात करते रहते हैं। उन्होंने मुझे भारत आने का निमंत्रण दिया है, मैं जरूर आऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अगले साल भारत आने वाले हैं, तो ट्रंप ने कहा कि हो सकता है हाँ। बताया जा रहा है कि अगले साल भारत में क्वाड सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी शामिल होंगे। हालांकि सम्मेलन की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के दबाव में प्राइमरी स्कूलों में संगीत और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती योजना रद्द कर दिया। इस सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। उनके इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। बांग्लादेश के हिफाजत इस्लाम और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने इन पदों को गैर इस्लामी करार दिया था। इन लोगों ने म्यूजिक टीचरों के बजाय धार्मिक शिक्षकों की भर्ती की मांग करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी। इस धमकी के बाद यूनुस प्रशासन ने अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जारी किए गए नियमों में संशोधन करते हुए चुपचाप म्यूजिक और शारीरिक शिक्षा के सहायक शिक्षकों के पदों को हटा दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.